नाजरीन, खुशामदीद रोशन ज़िंदगी की बैठक में। आइए अपनी तंदुरुस्ती की बात करें और उठाएं हर कदम सेहत के संग। आज हमारे साथ डॉक्टर हलीमा कुरैशी तशरीफ़ रखती हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पीएचडी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये तशरीफ़ लाईं, और मैं इन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ही ज़ुबानी अपना इंट्रोडक्शन कराएं। First of all, I would like to thank you so much for this an honor. और आई एम रियली प्लीज्ड कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे सर आपने इनवाइट किया टू टॉक अबाउट इट. जस्ट ब्रीफ अबाउट मी. मेरे बारे में आपने इंट्रोडक्शन दे दी है दैट आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. आई हैव अ ट्रॉमा फोकस्ड थेरेपी EMDR. आई एम अ certified practitioner in that, and for the last 10 years, more than 10 years, I have been associated with academia. I've been teaching over there, and as well as I am practicing as a clinical psychologist and trauma focused therapist. So I have multiple certifications in trauma focused therapy and in other modalities and integrated therapies as well. ज़बरदस्त, Yeah. बड़ी खुशी। खैर आइए, वेलकम। Thank you. बात करेंगे जो आपने टॉपिक हमें दिया है, या जिस टॉपिक पे आज आप बात करेंगी, वो मेरे ख्याल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओबेसिटी का और डायबिटीज़ का। जिसको ओबेसिटी को पता नहीं, हम तो आम ज़ुबान में मोटापा कहेंगे। अगर आपके पास कोई बेहतर लफ्ज़ है तो मुझे दे दीजिएगा। और ओबेसिटी जो डायबिटीज़ है, वो ऑब्वियसली हम आम ज़ुबान में उसको शुगर कहते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पे ये दो चीज़ें मौजूद हों या अकेली अकेली मौजूद हो, उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर आता है? सर इसका ना हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक ब्रीफ सा, जैसे एक क्लाइंट को समझाया जाता जी है. जी, आपने बिल्कुल जो अल्फाज बोले हैं ना, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं, क्योंकि हम इस वक्त लेमन टर्म्स में बात करेंगे जो सबकी समझ में आ पाए. बिल्कुल ऐसे ही है। शुगर और मोटापा, ओबेसिटी. जी जी अब इन दोनों का ताल्लुक अगर देखा जाए, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसके डैशबोर्ड पर लाइट आ जाती है. जी जी कभी फ्यूल की लाइट आ जाती है, आप उसे सेटल करते हैं. टेम्परेचर की लाइट आ जाती है. ये सारा डैशबोर्ड पे जो मॉनिटरिंग आप अपनी गाड़ी की कर करके एंड में वी एंड अप एग्जॉस्टेड. कभी हम्म, एक लाइट आ रही है, कभी दूसरी. उसको डिसअपियर, उसे टर्न ऑफ करने के लिए वी मेक एवरी एफर्ट कि ये ठीक रहे, या फंक्शनल रहे. जी जी इसी को अगर आप एसोसिएट करें डायबिटीज़ में, यही है कि वो बंदा अपने हर किस्म की मॉर्निंग ब्लड शुगर कर रहा है, कैलोरीज मॉनिटर कर रहा है, अपना लाइफस्टाइल मॉनिटर कर रहा है. सारे लोग उसको बहुत सारे मुख्तलिफ मशवरे देने के लिए मौजूद हैं. उसको इतनी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, एडहेरेंस करनी पड़ती है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, हम्म, कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है. अच्छा एज सून द पर्सन इज एग्जॉस्टेड, सबसे पहली चीज़ जो डिप्लीट करनी शुरू करती है वो उसकी मेंटल हेल्थ है. अच्छा इमोशनली वो स्ट्रेस में आ जाएगा, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन. क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी हम आगे भी बात करेंगे, जैसे लोगों का भी रोल होता है, उनके कमेंट्स होते हैं. वो बंदा इस एक्टिविटी को, ट्रीटमेंट एडहेरेंस को, मेडिकेशन एडहेरेंस को, अपने इन स्केल्स को मॉनिटर करना, उनको ठीक रखना, स्टेबल कंडीशन में रखना, दैट मेक्स इट्स जर्नी इवन मोर डिफिकल्ट. कि अब वो हेल्थ कंडीशन तो एक साइड पे रह जाती है, उसकी वजह से होने वाला वो डिप्रेशन और एनजाइटी जो उसमें कॉज होने लग जाता है. कुछ लोग डिप्रेशन महसूस करने लग जाते हैं, यानी कि अपनी तबीयत को लेके होपलेसनेस, मायूसी, उदासी, एग्जॉशन. और कुछ लोग घबराहट महसूस करने लग जाते हैं कि पता नहीं ये हुआ है, यानी वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग में उसको स्टेबलाइज करने के लिए लगे रहते हैं. सो ये दो फिनोमिनाज जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. अभी हमारे खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा प्रोविंस है, जी उधर जी अभी रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई अच्छा टाइप 2 डायबिटी पेशेंट्स पे. अच्छा उसमें उसका डेटा बताता है कि 31% टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग डिप्रेशन महसूस कर रहे थे. अच्छा अब अगर हम इन फिगर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब एनजाइटी और डिप्रेशन साइड इलनेसेस नहीं रह गए डायबिटीज के लिए भी, और शुगर और ये ओबेसिटी जिसको हम मोटापा कहते हैं, इसके लिए अब साइड इलनेसेस नहीं है. एनजाइटी, डिप्रेशन, ये तो अब प्राइमरी फैक्टर बन गए. या मतलब कि 30% से ज़्यादा लोग अगर एनजाइटी, डिप्रेशन डायबिटीज़ की वजह से महसूस कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करना ज़रूरी है. क्योंकि अगर डिप्रेशन और एनजाइटी साइड बाय साइड नहीं मैनेज होगा, हम्म, तो उस बंदे का ट्रीटमेंट एडहेरेंस वो कैसे करेगा? जो उदास है, उसमें तो होपलेसनेस होगी. वो कहेगा क्या फ़ायदा दवाई लेने का, क्या या फ़ायदा डॉक्टर के साथ फ़ॉलो अप करने का? सही बात है। मैं अपने लाइफ़स्टाइल को फिक्स किसी वजह से करूँ. हम्म, तो ये जो है उसकी फिज़िकल मेडिकल ट्रीटमेंट की में भी रेज़िस्टेंस पैदा करेगी.
तो जैसे मैं आपकी बात से ये समझा कि जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है, ये एक तरह का कॉमन फैक्टर है जो निकलता है मोटापे से और शुगर के लोगों जिसके अंदर शुगर जिनको होती है। इज़ इट ट्रू? सर आई अप्रिशिएट कि आपने इस पॉइंट को लाए कि ये उसके बाद है या पहले। जी, जी। अब अगर हम बात करें डिटेल में, बाद में तो कॉज हो रहा है, हुँ, जो हुँ। हमने डेटा में देखा। जी, जी। मसला ये है कि ये कई दफा ऑनसेट में होता है, अच्छा, ये अच्छा। कई दफा ट्रिगर कर रहा है। अच्छा। अगर एक शख्स लॉन्ग पीरियड के लिए डिप्रेशन में है, हुँ, हुँ। लॉन्ग पीरियड के लिए एंजाइटी में, और ना सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी, किसी भी किस्म के स्ट्रेस में फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, जी, एक जी। क्रॉनिकली अगर वो किसी स्ट्रेस में, तो उसके बॉडी के वो हार्मोनल और वो डिफरेंट सिस्टम्स इस तरह टर्न ऑन होते हैं कि उसकी मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होने लग जाता है, उसकी ब्रेन केमिस्ट्री ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है, क्योंकि उसकी बिल्कुल। बॉडी और उसके ब्रेन के वो फंक्शंस ओवरली एक्टिवेटेड है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। जी, तो जी। उसके चेंज होने की वजह से डायबिटीज डायग्नोज हो जाता है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी जरूरी नहीं है कि दे आर द आफ्टर मैथ। अच्छा, पहले दे होके कुड और वो बी ये दे कॉज़ भी कुड कर बी सकते जी, वो ये हैं। कॉज भी कर हाँ, सकते हैं, कॉज़ भी कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे मैंने आपसे जो टेक्निकल सवाल ये पूछना है कि कई लोग जिस इमोशनल ईटिंग करते हैं, हम्म। डिप्रेशन में हो या जी। एंजाइटी में हो, हम्म। या कोई ऐसा उनको ज़िंदगी में ट्रॉमा गुजरा हो, जी। तो वो चले जाते हैं इमोशनल ईटिंग में, जी। खाना और खाने पे तवज्जो। ये इसके बारे में कुछ हम्म। फरमाइएगा आप। अगर आपका समझ लें कि अगर स्ट्रेसफुल डे, एक किसी का भी स्ट्रेसफुल डे गुजरा है, हुँ, हुँ। उस स्ट्रेस के बाद वो वापस आता है, वो कंफर्ट ढूंढता है। हुँ, हुँ। अब वो कंफर्ट जो है, जब स्ट्रेस डे गुजरा है, वो फौरन जो है जैसे ही आएगा अपने कंफर्ट जोन में, एक वो कंफर्ट तलाश करेगा। उस बिल्कुल। कंफर्ट का सेकंड जो है अल्टरनेटिव, वो शुगरी आइटम्स की तरफ जाएगा या फिर अच्छा, फ्राइड आइटम्स की तरफ जाएगा। अब अच्छा। जैसे ही वो इसकी तरफ जाएगा, तो उसमें नेचुरली ये वाले जो फूड्स हैं, ये शुगर और फ्राइड आइटम्स, जी, जी। इसमें ऑलरेडी वो वाले केमिकल्स इन्वॉल्व हैं कि आपकी बॉडी रिलीज करती है इंस्टेंटली, वो डोपामाइन रिलीज करती है, वो रिवॉर्ड सिस्टम रिलीज करती है, जो हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है जिसमें डोपामाइन रिलीज होता जी, जी। है। एज सून डोपामाइन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में, तो बंदा का जो इमोशनल डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस का जो डिस्ट्रेस लेवल है, वो नीचे आने लग जाता है। ओके। अब जैसे ही वो नीचे आने लग जाता है, तो उसे लगता है कि मैं तो कंफर्ट में आ गया हूँ। हुँ, हुँ। अब ब्रेन तो चलता है पैटर्न्स पे। जी, जी। एक, इफ ए हैपेंस एंड बी हैपेंस आफ्टर दैट, बस ये पैटर्न पक्का फिक्स हो गया। अब या मुझे जब स्ट्रेस होगा और मैंने अगर एक दफा खाना वैसा कुछ इनटेक किया है और मैंने कंफर्ट महसूस किया कि बड़ा सुकून आया है, जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं, हम बड़े डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेसफुल हैं, किसी के साथ, दोस्त के साथ, बड़ा क्लोज दोस्त है, उससे ठीक। बात की तो बड़ा सुकून मिला। अब अगली दफा जैसे ही मुझे टेंशन स्ट्रेस होगी, मुझे फौरन वो दोस्त ख्याल आएगा। ये पैटर्न है ना, ब्रेन ने पैटर्न लर्न किया एग्ज़ैक्टली, है। एग्ज़ैक्टली। इसी तरह से ये वेंटिंग और कोपिंग का पैटर्न अगर लोग फूड के साथ रिलेट कर लेते हैं, और ऑटो पे होता है, अनकॉन्शियसली है, उनके कंट्रोल में नहीं है, हुँ, उनको कंफर्ट मिला, ब्रेन ने लर्न किया दिस इज द शॉर्टकट हुँ। टू गेट इनटू द बैक इनटू द कंफर्ट। फिर वो हर दफा जो है वो उसके शुगरी आइटम्स की तरफ जाएंगे, जाएँगे, एंड दे विल जस्ट ट्राई टू के वो डोपामाइन उसी तरह से रिलीज हो जिस तरह से वो पहले जिससे उनको उन्होंने सुकून आ एक्सपीरियंस जाए। किया। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि क्या ये ट्रू हो सकता है या आपके एक्सपीरियंस के जी। अंदर, आपकी हम्म। ऑब्ज़र्वेशन के अंदर, हम्म। कि जो लोग ज़्यादा मोटापे की जी। तरफ होते हैं, क्या वो खाते से आता है? बिल्कुल, ये एक मिथ है। इस मिथ के ऊपर अगर हम बात जी, करें जी। कि लोगों के जो सोसाइटल कमेंट्स हैं, समझ लें स्टिग्मा एक क्रिएट करते हैं। यस, बिल्कुल। अगर हम डायबिटीज ओबेसिटी की बात करें, अगर हम सिर्फ फिजिकल कंडीशन की बात करें, तो हम हाफ ऑफ द डिसऑर्डर, हाफ ऑफ द डिजीज की बात करें, जी, जी। क्योंकि हाफ डिजीज तो फिजिकली यहाँ पर लाई कर रही है, लेकिन अदर हाफ जो है वो उसके ब्रेन में, इमोशंस में, एनवायरनमेंट में, ये सारे फैक्टर्स अदर हाफ है। तो हम तो आधा डील कर रहे होते हैं। जी, अगर जी, ओबेसिटी और डायबिटीज को लें, तो हम तो हाफ हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, बिल्कुल। अदर हाफ की तरफ हम नहीं जा रहे होते। क्योंकि ओबेसिटी का हो जाना सिर्फ मोटापा नहीं है, ओबेसिटी का हो जाना ज्यादा खाना नहीं है। अच्छा, अच्छा। ओबेसिटी जो है वो हार्मोनल है, जेनेटिक है, मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल है, स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करती है, और स्लीप पैटर्न्स। अब अगर ये 5-6
चीज़ें, ये जिन फैक्टर्स के बारे में भी हमने बात की, अगर ये 5-6 चीज़ें किसी भी एक फैक्टर पे डिस्टर्ब्ड हैं तो वो करेंगी। तो अब ओके। इसमें देखें, खाना तो कहीं पीछे रह गया, जेनेटिक्स आ गए, मेटाबॉलिज्म उसका कैसे काम करता है। तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूंगी कि ये हमने कमेंट्स बहुत सुने हैं और बड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है, तुम खाना कम कर दो, हम्म। ओबेसिटी तुम्हारी चली या जाएगी। तो बात सुनिए, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आपने चंद और जी, फैक्टर बताए, तो अगर किसी में है ये टेंडेंसी, ठीक है। तो उसको सिर्फ ये सोच के कि खाना छोड़ दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, नहीं, उसको बाकी के भी फैक्टर ठीक करने। अगर हम उनको पिलर कहें, 4 या 5 जो आपने बयान जी, किए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन पिलर्स को रिपीट कर दें ठीक है। कि किन किन चीज़ की तरफ वो तवज्जो दे खाने के अलावा, कि उसका ये इशू कम हो जाए, ठीक है। ख़त्म हो जाए, या कई चीज़ें ऐसे जेनेटिक्स में है वो नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन बिल्कुल। कर दीजिएगा। अब अभी जैसे हमने वो इमोशनल ईटिंग की बात की थी, उसको भी मैं यहाँ पर लिंक जी, करती जी। हूँ उसके साथ। अभी हम जिस साइकिल की बात करते हैं कि देखें, जब उसको आपने सजेस्ट किया, किसी ने भी उसको सजेस्ट किया कि खाना कम कर दो, जी, जी। रिस्ट्रिक्शन की उसने खाने में, जी, जी। उस रिस्ट्रिक्शन के बाद उसकी बॉडी ने डिप्लीट हुई रिसोर्सेज, तो उसकी बॉडी ने रिक्वायर किया मोर फूड, जी, जी। रिस्ट्रिक्शन की वजह से बिल्कुल। उसने ओवर ईटिंग की। ओवर ईटिंग की तो उसको गिल्ट हुआ। जब उसने गिल्ट महसूस किया तो उसने दोबारा रिस्ट्रिक्ट कर लिया फूड। जैसे ही उसने रिस्ट्रिक्ट किया, अगेन लूप इज गोइंग ऑन, रिस्ट्रिक्ट किया, ओवर ईटिंग की, ओवर ईटिंग की तो गिल्ट हुआ, गिल्ट हुआ तो दोबारा रिस्ट्रिक्ट किया, एंड दिस गोज ऑन इन द सर्कल। तो अब देखिए, जिन फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक तो ये क्योंकि ये माइंड सेट है ना, जी, जी, ये बिल्कुल। माइंड सेट पे हमने हाफ ट्रीटमेंट मेडिकेशन, वो जो भी मेडिकली फिजिकली ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो हाफ ट्रीटमेंट हो गया। जी, जी। अदर हाफ ये है कि अपने हार्मोनल लेवल्स को मॉनिटरिंग करें, अपने स्लीप पैटर्न्स की मॉनिटरिंग करें, अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करें कि कोई कांस्टेंट स्ट्रेसेस मौजूद हैं जो उनकी बॉडी को हर वक्त एक हाइपर अलर्ट में रख रहे हैं, हर वक्त एक्टिवेटेड उनका स्ट्रेस लेवल जा रहा है। कोर्टिसोल है वो हार्मोन जो कि बैलेंस करता है, वो केमिकल जो बैलेंस करता है स्ट्रेस लेवल्स को, जी, जी। अगर वो बहुत देर के लिए वो एक्टिवेटेड रहता है, रहता तो है। वो आपके ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म को वो शिफ्ट कर रहा होता है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि वो बंदा खाना कम करेगा तो उसकी चीज़ें डील हो जाएंगी। ऐसा नहीं उसको होगा। अपने इमोशंस को, अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज करना एट प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि अगर वो मेंटल हेल्थ नहीं मैनेज कर रहा होगा तो वो तो फिजिकल और मेडिकल एडहेरेंस की तरफ भी नहीं जा पाएगा। बिल्कुल ठीक कुछ कहा अरसे के आपने। बाद वो भी ड्रॉप हो जाएगी। सही कहा आपने। अच्छा, जैसे आपने एक लफ्ज़ हम्म, इस्तेमाल किया कि सोसाइटी का स्टिग्मा होता है, जी, जैसे कि उससे मेरा ख़्याल मैं ये मुराद लेता हूँ कि जैसे हम कहीं अगर वज़न वाले हैं जी, या ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है। तो कहीं बैठते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग हमें अजीब तरह या देखते हैं या हमारे पे कोई बात कर देते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, सोसाइटी इसको अच्छा नहीं समझती, बिल्कुल। और स्पेशली अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा तवज्जो हो गई है इस तरफ, औरतों की तरफ भी और सही। मर्दों की तरफ भी, कि किसने किसने अपनी बॉडी किस तरह रखी हुई है। रखिए। तो क्या ये मेरी हाँ, ऑब्जर्वेशन ठीक है कि हाँ, मैं सोचता हूँ कि अगर कोई सिचुएशन में है हाँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं उसको कमेंट करूँ, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आई एम जस्ट पार्ट ऑफ जी, मिजरी फॉर हिम और बिल्कुल, हर। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को, सोसाइटी में ऐसा जी, लगता है ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जी, जी। शायद इस शख्स को ये नहीं पता कि मैं ये ही बता रहा ओवरवेट है। हूँ कि मैं ही मैं पहले बता दूँ। बताऊँगा। शायद इसके पास वेट मशीन नहीं है, या इसके पास वो शीशा नहीं है जिसमें ये खुद को देख सही बात। पाता। बल्कि तो कल ही किसी ने जी। कमेंट किया किसी ऊपर कि तुम्हारी किसी के जी, ऊपर वो बच्ची है, सही। तो उसके ऊपर जी, कमेंट किया कि तुम्हारी बहुत बड़ी, तुम्हारी पतली सी हुई है, सेहत खराब हुई है। तो मैं सुन रहा था ये सही। बात, तो मैंने दिल में सोचा कि क्या ज़रूरत है कहने की। सही। You could have जी, found some other way of बिल्कुल, handling this is बिल्कुल, number one. बिल्कुल। Number two, मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, अगर आप किसी ठीक को है। क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो फिर आपको अवॉइड करते हैं। जी, बिल्कुल। वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं कि अब उनको पता होता है, वो क्या कहता है, बिल्कुल, रिलेशनशिप है ना, इसके ट्रू। पास बैठूंगा जी, तो ये बात ये होगी। होगी।
तो True. दैट मीन्स यू लूज रिलेशनशिप। अगर आप कोई अच्छा काम जी। कर भी सकते हैं तो हम्म। क्रिटिसाइज करने के बाद वो काम नहीं हो सकता। वेरी राइट। ये मोटिवेशन जो है वो डिमोटिवेशन की तरफ चली जाती है। डिमोटिवेशन अब की आप पीछे छुपने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी बॉडी वेट को तो मॉरल जजमेंट के तौर पे लेती है, बिल्कुल वो हेल्थ कंडीशन के तौर पे तो नहीं लेती। नहीं और नहीं वो इतना सिंप्लीफाई एडवाइस देती है कि मतलब ये तो इतना आसान है जो तुम नहीं कर रहे हो, या बस तुम अपना खाना कम कर दो, तुम बस वॉक किया करो, या बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम वॉक कम कर रहे हो। तो ये जो नेगेटिव कमेंट्स है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, रेपिटेशन से वो इंटरनलाइज हो जाते हैं कमेंट्स। वो बिल्कुल बंदा आहिस्ता आहिस्ता इन पे यकीन करने लग जाता है। जब अकेला बैठा होता है तो वो सोचता है कि वाकई सही कहा था उसने, सारा ने सही कहा था, उस अली ने सही कहा था। ठीक है, और ये सारा इंटरनलाइज होने के बाद इसको हम कहते हैं इंटरनलाइज्ड स्टिग्मा। अब वो अच्छा इसमें से नहीं निकल पा रहा, क्योंकि अब वो उसका माइंडसेट बन गया, उसका बन जाओ माइंडसेट बिलीफ नंबर ऑफ रेपिटेशन से जो है वो डेवलप हो गया। जैसे अगर आप मार्केटिंग की बात करते हैं, आपको जो ब्रांड रेपिटेटिवली हाईवे पे नजर आता है, 3 दफा नजर आ गया, बस आपके लिए काफी है। चौथी या दफा आप खुद ही उसकी शॉप पे शायद चले जाएंगे, ऐसा ही है क्योंकि ये अभी आप सिर्फ विजुअली देख रहे हैं और बड़ा रैंडमली देख रहे हैं, उसमें इन्वेस्टेड नहीं है, फोकस नहीं है। तो ये वो कमेंट्स हैं जिन पे हम इन्वेस्टेड भी हैं, हम फोकस्ड भी हैं। फोकस सामने वाला हमें पर्सनलाइज्ड कमेंट दे रहा है। जैसे अगर आप समझ लें कि एक बिल बोर्ड लगा हुआ है, आपके नाम से लगा हुआ है, आपके नाम से उस ब्रांड के बारे में लिखा हुआ है कि आपके लिए इधर ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं, हम्म आप तो उसके साथ बिल्कुल इंटरनलाइज कर लेंगे। या तो जब सामने वाला और इतना करीबी जो हमें जानता है वो इतना पर्सनलाइज कमेंट देता है कि सारा तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा हो गया, तुम कम कर लो इसको, या तुम वॉक किया, तो ये जब रोज मुझे सुनने को मिलेगा 3 दफा, इट विल बी एनफ फॉर मी कि मैं उसको पर्सनलाइज बंदा करूं। परेशान वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बहुत सारे कोपिंग मैकेनिज्म भी जी होंगे। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी मैनेज करना चाहते जी। हैं ओबिसिटी और हम्म। डायबिटीज, तो इसके कोपिंग मैकेनिज्म भी जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही हैं इसके कोपिंग मैकेनिज्म। अगर हम बिहेवियर चेंज की बात करें, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड है ना या बिहेवियर चेंज। या अब बिहेवियर चेंज किचन और जिम में तो होगी नहीं। जी जी बिहेवियर चेंज के लिए जो रिक्वायर्ड है वो आपके इमोशंस हैं, आपकी एनवायरनमेंट है, जी जी आपके अदर फैक्टर्स आते हैं, स्ट्रेस है, आपको कितना ज़्यादा सोशली वैलिडेशन मिलती है, सोशल सपोर्ट कितनी ज़्यादा या है। तो इसके कोपिंग मैकेनिज्म पे अगर हम बात करें ना, तो हम 5-6 को इस वक्त काउंट कर सकते हैं अच्छा तकरीबन। अच्छा जिसमें से पहली चीज़ ये कि अगर उस शख्स में पहली चीज़ ये कि अवेयरनेस आने लग जाए कि ये जो अभी मैं खा रहा हूँ, मैं इस वक्त मुझे भूख लगी है या मुझे स्ट्रेस है। अच्छा आप उधर इमोशनल ईटिंग को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे। जैसे ही उसमें ये अवेयरनेस आने लग जाएगी कि मुझे मुझे हर वक्त भूख तो नहीं लगी होती, कई दफा तो ये मेरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ना कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, जैसे भी हमने पहले बात की जी थी, तो वो जी इमोशनल ईटिंग की तरफ ले गया। ये रेजिस्ट कर देगा। अगर एक बंदा 10 दफा इमोशनल ईटिंग कर रहा है जिसकी वजह से वो ओवर ईट कर रहा है, अगर वो हर बार ये सोचने लग जाएगा कि इस वक्त मुझे वाकई भूख लगी है या बस मैं अपने बोर्डम की वजह से या घबराहट की वजह से या स्ट्रेस की वजह से खा रहा हूँ, तो वो एक जब पैरामीटर जैसे ही लगाएगा, हो सकता है 10 में से वो 8 पे आ जाए, उस 8 में से फिर वो 5 पे आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ाता चला जाएगा। तो ये अवेयरनेस अपने बारे में कि ये जब जब मैं इनटेक कर रहा हूँ फूड का, ये इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये स्ट्रेस है या ये कोई और चीज़ है, कोई और डिस्टर्बेंस है। तो अपने इमोशन को पहले अंडरस्टैंड करना, अवेयरनेस उसके साथ इन लिंक करना कि ये मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट है या इस वक्त ये इमोशनल रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह या से मैं एक्ट कर रहा हूँ। दूसरा जो है स्ट्रेस रेगुलेशन के लिए, स्ट्रेस कोपिंग के लिए कुछ मैकेनिज्म, हर एक के लिए डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं। इसमें से कुछ तरीक़ा कार ये हो सकते हैं, जैसे ब्रीदिंग है, योगा है, मेडिटेशन है, कुछ लोगों को नमाज में सुकून मिलता है, हर एक का डिफरेंट पैटर्न है, कुछ डिफरेंट स्पिरिचुअल है है, कुछ नॉन स्पिरिचुअल है, या कुछ ग्रे एरिया में लाए करते हैं। तो हर एक के लिए उसका अपना स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक क्या वर्क कर सकती है वो उसको फिगर आउट करना है। फिगर आउट कुछ हमारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं, फिर रेगुलर रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, माइंडफुलनेस है। जितना हम माइंडफुल होते हैं उतना ज़्यादा हम प्रेजेंट को कंज्यूम करते हैं। जब हम बजाय के इमोशनल ईटिंग करते हैं या हम अपने स्ट्रेस में होते हैं, तब हम माइंडफुल नहीं होते, उस जगह पर नहीं होते। नहीं होते तो या जब हम उस जगह पर नहीं होते तो हम हर वो तरीका आजमाते हैं या वो एक्ट आउट करते हैं जो बिल्कुल माइंडलेसली, समझ लें या माइंडफुलनेस का ऑपोजिट ही होगा, माइंडलेसली वी ऑप्ट माइंड सम या फ्यू थिंग्स। इसके अलावा जो है सेल्फ कॉम्पेशन,
जो कि बहुत कम हो जाता है इस तरह के केसेस में, क्योंकि बाहर से भी कमेंट ऐसे मिल रहे हैं क्रिटिसाइजिंग, और फिर अपनी फिगर देख के तो खुद को वैसे ही खुद को ऐसा भी महसूस हो रहा है। अगर डायबिटीज़ भी है तो उसकी मॉनिटरिंग कर करके कि बस मुझे ही ऐसा करना पड़ता है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी क्यों इतनी मुश्किल है। तो उसमें सेल्फ कंपैशन बड़ा ज़रूरी है कि देखिए, जैसे ही हमें कोई सुनने वाला मिलता है, वो कहता है कि अच्छा नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम बड़े मुश्किल वक़्त से गुज़रे हो और मुझे समझ आ रहा है। या मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम्हारी सपोर्ट देने के लिए। हम्म, अब ये कॉम्पैशन जब हमें किसी और से मिलता है तो हम सुकून महसूस करते हैं। अगर ये कॉम्पैशन हम अपने तरफ डाइवर्ट कर लें, क्योंकि देखिए बाहर से वेरिएट करेगा, ज़रूरी नहीं है मिलेगा, मिले सर्कल या है ना या नहीं। मिले। तो सेल्फ कॉम्पैशन जब अपने अंदर मौजूद होगा कि मुझे अपने लिए वक़्त भी निकालना है और मुझे अपने आप को एप्रिशिएट भी करना है, मुझे अपने आप को सुनना है। मेरी अगर बॉडी मुझे कोई सिग्नल्स दे रही है तो मुझे उनको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना अगर है। कोई इमोशंस हैं तो मुझे उन्हें फ़ील करना है और उनको अवेयरनेस में लाना है और उनको फिर डील करना है, रादर देन कि मैं दम करा लूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ। नमाज़ पढ़ने से बहुत लोगों को सुकून सुकून मिलता है, मिलता है या बिल्कुल, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। देखिए जैसे कैंसर या शुगर का लोग उसको ये सजेस्ट करने लग जाएँ कि तुम बस आज से नमाज़ें शुरू कर दो, ये डॉक्टर का नुस्खा छोड़ दो। या तुम्हारा कैंसर ना 10 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई मशवरा भी नहीं देगा, वो कहेगा क्यों, मैं पागल हूँ, उसकी ज़िंदगी को मैं रिस्क पे डाल दूँ। ठीक है, उससे दुआ हो सकती है, उससे वो अल्लाह के करीब होगा, उसकी मुश्किलें आसान होंगी और उसको एक सीधी डायरेक्शन मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन दवाई लेने से तो आप भी नहीं रोक रहे। अगर आप उसको फिज़िकल कंडीशन के लिए दवाई लेने के लिए नहीं रोक रहे, तो फिर आप उसे मेंटल हेल्थ में अपने मसाइल से निकलने के लिए सिर्फ़ ये मशवरा कैसे दे सकते हैं कि तुम दुआ करो और मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम अपने लिए दुआ करो और तुम और जो तुम हो, ठीक हो ठीक हो जाओगे। जाओगे। या वो सपोर्ट देगी, या लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं दे या सकती है। इसी तरह से फिर अगला हमारा एक और फोर्थ जो हम स्टेप कर सकते हैं कि सोशल सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी जी। जहाँ पर अगर के हमारे जैसे सोशल सर्कल में नहीं होते, हमें पता है हमारी सोसाइटी जिस तरह क्रिटिसाइज़ भी करती है, जज भी करती है, तो वहाँ पे अगर सोशल सपोर्ट के लिए 1-2 लोग भी वेल अवेयर्ड, ठीक है, जो हों। लिटरेट हों, जी ठीक है। जी। अब लिटरेट होने का डिग्री से ताल्लुक नहीं है, लिटरेट होने का माइंडसेट से ताल्लुक है कि उनका ब्रॉड हो इतना विज़डम कि दे कैन अंडरस्टैंड कि इस बंदे को किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है। तो वो सोशल सपोर्ट जो सपोर्टिंग हो, और जो सपोर्टिंग नहीं है उसके साथ बाउंड्री क्रिएट की जाए। जहाँ पे ऐसे कमेंट मिलते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वो जाता है और उसे ऐसे कमेंट मिलते हैं, वो उन जगहों को जाना छोड़ देता है। छोड़ देते हैं, बिल्कुल, छोड़ देते तो बाउंड्री क्रिएट की जाए ऐसे लोगों के हैं। साथ। या तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। इसके बाद लास्टली जो है वो इम्पॉर्टेंट है डायमेंशन, लेकिन वो बहुत डीप है, जो कि ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रॉमा शिफ्ट करता है बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस के साथ, जी और जी। डायबिटीज़ और ओबेसिटी जो है वो इस सर्कल से बाहर नहीं है। ट्रॉमा की वजह से बहुत सारी स्टडीज़ हुई। डिज़ीज़ ऑफ सेंटर ऑफ डिज़ीज़ एंड प्रिवेंशन जो है वो बड़ा मशहूर इदारा है, ऑथेंटिक इदारा है, उसने 17,000 अडल्ट्स के ऊपर स्टडी की। उसने देखा कि बच्चों में अगर बचपन में जी जी। उन्होंने एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यानी कि नागवार मामलात या माहौल में से अगर वो गुजरे, अगर उनकी ज़िंदगी में 3 से 4 बचपन में वो गुजरे ऐसे माहौल में से, तो उनमें कदरे हद तक हाफ से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं क्रॉनिक इलनेसेस के, जिसमें से डायबिटीज़ और ओबेसिटी भी शामिल है। अच्छा। अगर बचपन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो वो अडल्ट लाइफ में इस तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए ट्रॉमा थेरेपीज़ की तरफ आया जाए, अगर के उनको लगता है कि ज़िंदगी में पीछे कहीं बचपन में 18 साल से पहले या उसके बाद भी कोई बहुत भी भी। नागहानी ऐसी सिचुएशन रही है, और ट्रॉमा को हम समझते हैं कि ट्रॉमा मेरे साथ तो नहीं हुआ हुआ। या ट्रॉमा तो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो हम सिर्फ़ न्यूज़ में देखते हैं। अगर न्यूज़ में देख रहे हैं तो वो ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा नहीं है जो हम लोगों के साथ आम ज़िंदगी में, अगर हम पाकिस्तान के केसेस देखें, ये मैं बहुत अनऑफिशियल फिगर में बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं क्योंकि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बेसिस पे देखूँ, तो हर दूसरा शख्स, मैं नहीं कह सकती जो मेरे पास आता है, हर शख्स, तकरीबन 90% लोग जो हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 90% लोग, ये अनऑफिशियल फिगर्स हैं, 90% लोग जो हैं वो ट्रॉमा में से गुजरे हुए हैं। उनकी अपब्रिंगिंग में, एनवायरनमेंट में, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कोई भी बंदा ऐसा हो कि जिसके साथ कोई ट्रॉमा कुछ पाकिस्तान हुआ ही में ना ना हुआ हो। पाकिस्तान में ना बिल्कुल, हो। या बिल्कुल। तो वो लीड कर सकती हैं ये चीज़ें क्रॉनिक इलनेसेस की तरफ। ओ या अच्छा। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कि आप एक बड़ी हुँ, एक्सपर्ट हुँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आपके पास बहुत लोग आते हुँ, हैं आपसे मशवरा करने,
जब आप किसी को गाइड करती हैं तो क्या आप कोई गोल सेट करती हैं या कोई लॉन्ग टर्म आप बिहेवियरल चेंजेस कुछ लाना चाहती हैं? आप किस तरीके से उनको एक समझे मेंटल इलनेस से या मेंटल प्रेशर्स के से निकाल के आप उनको एक सेहतमंद इंडिविजुअल की तरफ लेके आती हैं? देखिए, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ थेरेपीज एक तो होती हैं, CBT भी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, नंबर ऑफ थेरेपीज हैं, लेकिन इसमें इस वक्त मैं ना सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करूंगी। जैसे अभी आपने गोल्स की बात की है, अगर हम गोल्स को न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह लेके चलेंगे तो वो बड़े इंटेंस होंगे, बड़े मोटिवेटिंग होंगे फॉर 15 2-4 दिन बिल्कुल लेस देन 15। और उसके बाद ये जितने इंटेंस होंगे उतना जल्दी इनका ड्रॉप आएगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। साइकोलॉजिस्ट के पास आने का मकसद ये है कि वो उसको उस मैनेजमेंट में लेकर जाए जो उसको बेयर मिनिमम के साथ स्टार्ट करवाए, स्मॉल गोल्स के साथ स्टार्ट करवाए, रादर देन सीइंग कि मैं एक पहाड़ के नीचे खड़ी हूँ और मुझे है कि ये ट्रेल ना मैंने ख़त्म करना है, तो अब मैं ट्रेल की एंड देख रही हूँ उधर टॉप पे कि वहाँ पे पहुँचना है। अब वो जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं उसके बीच में ये जो सारा जर्नी है ये तो माइनस कर दिया, तो अभी आधे घंटे के बाद मैं तो थक जाऊंगी क्योंकि मेरे ज़हन में वो था, मुझे तो बीच में मैंने स्टेप्स देखे ही नहीं कि ये अच्छा इतनी मुश्किलें भी आएंगी, इतना चलना पड़ेगा, ये तो सांस भी फूलेगा, ये तो प्यास भी लगेगी, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ उस सारे एग्जॉशन के लिए। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो उस गोल को बिल्कुल ब्रेक करता है। वो कहते हैं नहीं, उधर तो पहुंचना है, वो हमारा लॉन्ग टर्म है, वो हमने लॉक कर लिया है। अभी क्या करना है? अच्छा, अभी ये करना है कि पूरे हफ्ते में से ना मैं 2 दिन वॉक कर लूं 5 मिनट, ये भी काफी है। अब एक बंदा जिसको आप जो वॉक ही नहीं करता उसको कह दिया, उसने खुद भी सोचा कि मैं ना पूरे हफ्ते में ना एक हफ्ता 30 मिनट की वॉक करूंगा। अच्छा, मुझे पता है दूसरे दिन ही वो कहेगा कि अच्छा नहीं आज बारिश हो रही है, नहीं आज धूप थोड़ी ज्यादा है। अगर वो ये सोच के शुरू करेगा कि अच्छा ये पूरा हफ्ता है, उसमें से मैंने 3 टिक मार्क्स लगाने हैं बस अपने कैलेंडर के दिनों में, 3 तारीखों पे, एक फर्स्ट को कर लिया, एक थर्ड को कर लिया, अपनी फ्रीडम भी है, 5 मिनट का टाइम भी है, तो वो स्मॉल गोल्स होंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक वो ये सोच रहा होगा कंसिस्टेंट होंगे, बिल्कुल, रादर देन कि वो बस हफ्ता करके बस छोड़ दिया। जैसे जिम प्रैक्टिसेस होती हैं, आप फीस जमा करवाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फीस जाया हो जाती है गायब हो जाते हैं जिम से। सही बात है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पैटर्न है ये। तो दूसरी बात ये हो गई कि जैसे मैं ये और भी एक सवाल को पूछूंगा, वो ये है कि ये इन चीज़ों के बारे में ओपन कन्वर्सेशन या आम बात जिन लोगों को इश्यू होता है या जो लोग उनके इर्द गिर्द उन लोग नहीं करते, मालूम नहीं मेरा, या किसी की इज्जत रखते हैं या अपनी इज्जत रखते हैं या वैसे ही कहते हैं नहीं करनी। क्या इसके बारे में ओपन कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए? बिल्कुल ओपन कन्वर्सेशन, देखिए जब नहीं होती तो फिर हम पीछे शेल में जाके बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड द वॉल्स वो बंदा सफ़र कर रहा होता है जब ओपन कन्वर्सेशन नहीं होती। क्योंकि कन्वर्सेशन का तरीक़ाकार जो हमारा है ना वो ये होता है कि हम पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम वॉक क्यों नहीं करते, तुम अच्छा खाना क्यों नहीं खाते, मसला तुम्हारे साथ है, तुम ही अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर रहे तो ये मसला तो होगा ना। अब डॉक्टर क्या करें, डॉक्टर ने तुम्हें दवाई देनी है, तुम खुद ही नहीं ये कर रहे। हमारा सवाल पूछने का और कन्वर्सेशन करने का ये ओपन कन्वर्सेशन, ये बड़ी क्लोज्ड कन्वर्सेशन है सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में। फैमिली जो है पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम एक हद तक सपोर्ट तो है, वेस्टर्न कल्चर से थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन ये सपोर्ट उतनी ही काउंटर भी एक्ट करती है क्योंकि यही लोग फूड पुलिस की तरह काम करते हैं उस शख्स के आसपास। वो शख्स अभी टेबल पे बैठा है, कोई बेशक सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, वो बैठा है, उसके अभी अपने पास कुछ ढलने से पहले वो कहेंगे देखना तुम जरा हिसाब से खाना ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब 10 लोगों के सामने या कोई अच्छा इवेंट ही हो रहा है उसके सामने उस बंदे शेम, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, रेजिस्टेंस, सही कह रही है। मैं इस मेज पे भी मैं नहीं, मैं इनसे भी छुपता फिरूं। ये मैंने खुद भी देखा कि कई लोग समझे किसी के आगे ऐसे चीजें आती हैं जब मेज पे, तो ऐसा कोई शख्स बैठा हो तो उसके आगे से 2-3 चीजें हटा के दूर करते थे। अब ये जेस्चर कहे बगैर, अब उस बंदे को तो पता है ना, वो तो रोजमर्रा गुजरता है, उसने तो वो पूरे अल्फाज में रिसीव किया है इस जेस्चर को। तो अगर हम ये तरीका कार कि तुम अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करते, ये तुमने नहीं खाना, इसके बजाय अगर हम ओपन कन्वर्सेशन की तरफ आए और हम थोड़ा सा ओपन हो इसके बारे में किस तरह से
कि हम उससे पूछें कि अच्छा तुम्हें क्या मुश्किलात आती हैं, हम्म। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है इस वाली हैबिट की तरफ आने में। जी जी। अच्छा फूड की ये वाली चीज़ को मिनिमाइज़ करने में, थोड़ा कम करने में कौन सी स्ट्रगल में से गुजरते हो? बिल्कुल। लेट्स बी क्यूरियस। जब आप क्यूरियस होते हैं तो दूसरा डिफेंसिव नहीं होता। जब हम क्यूरियस होते हैं दूसरे को लगता है वो मुझे स्पेस मिली है, मुझे तो रूम मिला है, जी जी। वरना तो आपने उसको दीवार से लगा दिया, बस ये तुमने नहीं खाना, दूसरे ऑप्शन ही कोई नहीं, कोई और ऑप्शन दूसरी ऑप्शन नहीं है, तुम ये नहीं करते, दूसरी ऑप्शन नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड करने लग जाता है। नहीं। बिल्कुल। रादर देन दैट उसको ये जगह दें कि वो अपनी बात कह पाए, क्योंकि वो किसी स्ट्रगल में से गुजर है। मतलब उसको कैसे होगा ये शौक कि रोज मुझे जो लोग कमेंट करते हैं और या मुझे जो खाना नहीं खाने को मिलता और मेरी बॉडी जिस तरह की लगती है, ये सब मैं ठीक हूँ इस सारे में, तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। नहीं होता, इंटरनली वो नहीं कितनी होता, स्ट्रगल कोई में भी से नहीं, गुजर रहा है। कोई भी नहीं होता। जी, तो मेंटली कितनी स्ट्रगल में से गुजर रहा है, तो हम उसके उस डिफिकल्ट टाइम के बारे में क्यों नहीं बात क्यों करते? नहीं बात कर। हम इसको एज अ फैमिली हम लेबल तो करते हैं कि वी आर फैमिली, वी हैव द गुड इंटेंशंस। बेशक इंटेंशन अच्छी हो, लेकिन उस इंटेंशन के अच्छा होना काफी नहीं है, उस इंटेंशन का अच्छे तरीके से एक्सप्रेस होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम आज के बाद, मैं बस इसी के साथ कंक्लूड करूंगी, अगर हम आज के बाद ये सोचने लग जाएं और ये पूछने लग जाएं कि तुम्हारी फीलिंग अंडरस्टैंडेबल है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस और किन मुश्किलात में से गुजर रहे हो, रादर देन आस्किंग कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, हम ये पूछने लग जाएं कि तुम किस मुश्किल में से गुजर रहे हो। या बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि देखें, जो आपने पहले जी बात की, मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स जी है या ऐसी खातून है जी जो वज़न की वजह से बुरा लगना चाहता है, जी चाहती है। हर बिल्कुल बंदा चाहता है मैं जाज़िब जी नज़र हूँ, अच्छा लगूँ। कभी तो किसी को शौक तो नहीं है, जी लेकिन अगर किसी के साथ ये हो गया तो इट्स जस्ट लाइक कि किसी को चोट लग गई तो जी खून तो निकलेगा। तो हम बजाय उसको खून को और दबा दबा के या तो बाहर बाहर निकालें या और निकालें, तकलीफ बिल्कुल। दें, तो जी आई थिंक जो आपने बात की है जी बड़ी अक्ल की बात है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से, तो क्योंकि आपका जी तजर्बा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड टू आवर जी जी कॉन्वर्सेशन। आपका आना बड़ा मुफीद हमारे लिए भी और हमारे नाजरीन के जी लिए भी। नाजरीन, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहिबा का भी शुक्रिया थैंक अदा यू। करता हूँ कि तशरीफ़ लाई। हम कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा किसी और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के जी ऊपर इनवाइट करें, क्योंकि इनका तजर्बा क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। थैंक तो यू। हम इनसे, इनके मशवरों से और इनके इल्म से फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक थैंक यू। यू।